फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और अप्रेंटिस के बारे में बात करने वाले हैं। अप्रेंटिस पे अप्रेंटिस के नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। पर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अप्रेंटिस होती क्या है, क्या इसमें हमें सैलरी मिलती है या हमें स्टाइफंड मिलता है, क्या ये जॉब है। अप्रेंटिस फिनिश करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद क्या हमें जॉब मिल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अप्रेंटिस आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पे 6 मंथ्स की होती है, कहीं पे 1 ईयर की होती है। फाइन। जिसमें आपको एक फिक्स स्टाइफंड दिया जाता है। किसी में स्टाइफंड ज़्यादा होता है, किसी में स्टाइफंड 9,000 है, किसी में 10,000 है, किसी में 25,000 है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये स्टाइफंड जो है वो वैरी करता है। फाइन। स्टाइफंड जो अप्रेंटिस है वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जाता है कि ये जो ट्रेनिंग है इसके बाद आपके जॉब लगने की यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं होती है। स्टार्ट जब भी आप अप्रेंटिस करते हो तो अप्रेंटिस से फ़ायदा क्या होता है, क्या बेनिफिट होते हैं अप्रेंटिस करने के। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो इन फ्यूचर में, अगर उससे रिलेटेड आप अप्रेंटिस करते हो या ट्रेनिंग लेते हो 1 ईयर की या 6 मंथ्स की, तो उससे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। यानी कि आप जिस भी सेक्टर में जाओगे, अगर आप उसको उसके बारे में आपको पहले से पता है तो आप वहाँ पे अच्छे से आपको सेटल कर पाओगे और अच्छे से अपना जो वर्क है उसको समझ पाओगे। क्योंकि अप्रेंटिस में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है, मतलब चीज़ों को कैसे करते हैं। अगर आप बैंक में हो, लाइक अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो और आप जो है बैंक से रिलेटेड अप्रेंटिस करते हो, तो ये चीज़ें जो है आपको वहाँ पे फ्यूचर में हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आपने पहले ही वहाँ पे जो है अप्रेंटिस किया हुआ है, तो आपको पता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है बैंकिंग में, आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इसीलिए जो है इतनी सारी जो बैंक्स हैं, रेलवे हैं, ये अप्रेंटिस की जो रिक्रूटमेंट है या नोटिफिकेशन है वो निकालते हैं, ताकि जो आपके अंदर की स्किल्स है ना वो इम्प्रूव हो सके, आपको पता चल सके कि होता क्या है इसमें, किस तरीके से काम किया जाता है किसी भी सेक्टर में अगर आप अप्रेंटिस करते हो वहाँ पर। तो ऐसे ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एंगेजमेंट है अप्रेंटिस का, आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन है 2024-25, जिसका नोटिफिकेशन मैंने अभी डाउनलोड किया है, अभी आपको दिखाऊंगी। एप्लीकेशन लिंक ये है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हो। लिंक जो है एक्टिव है टोटली। लिंक इसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन को ज़रा पढ़ लेते हैं अच्छे से, और क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से रिक्रूटमेंट है अप्रेंटिस के लिए, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। फाइन। तो जो लोग भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी है, टोटल 600 पोस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं, और आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। फाइन। नंबर ऑफ पोस्ट 600 है। क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अप्रेंटिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग। आप जिस भी स्टेट से आप कर रहे हो वहाँ को वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पे लोगों से उसी लैंग्वेज में डील करना पड़ेगा। अप्रेंटिस शुड प्रोड्यूस 10th और 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एविडेंस वन ऑफ द लैंग्वेज एज अ लोकल लैंग्वेज। काफ़ी जगह क्या होता है कि 10th और 12th में आपने जो लोकल लैंग्वेज पढ़ी है उसकी ज़रूरी नहीं होती कि आपने वो 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ी हो। पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये कहा है कि 10th और 12th में आपने आपने जो लोकल लैंग्वेज आप जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो तो वो लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी हो वहाँ पे, है ना। सर्टिफिकेट एविडेंस दैट आपकी वो लोकल लैंग्वेज थी 10th में भी और 12th में भी। एज 20 ईयर्स है मिनिमम, 28 ईयर्स है मैक्सिमम। ट्रेनिंग पीरियड कितने की होगी, 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड होगा। स्टाइफंड कितना दिया जाएगा, 9,000 आपको स्टाइफंड दिया जाएगा पर मंथ। अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस। क्योंकि अप्रेंटिस कोई जॉब नहीं होती, इसलिए आपको कोई भी, ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी अलाउंसेस या बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। एक फिक्स स्टाइफंड होता है जो आपको पर मंथ दिया जाता है। फाइन। ट्रेनिंग आवर्स की बात करें तो 10 to 5 ट्रेनिंग आवर्स होते हैं। जनरली सब में ऐसा ही होता है। ये बैंक की अगर बात करें तो 10 to 5 ही होता है, चाहे वो आप कैनरा बैंक की बात कर लो या बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लो। फाइन। ये कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको आप एक बार देख लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव अंडरगोन अप्रेंटिस, candidate should not have undergone apprentice in any other organization or terminated their apprentice midway or pursuing apprentice training in a bank or any other organization। मतलब आपने पहले से कहीं भी apprentice नहीं कर रखी हो। फाइन। कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप एलिजिबल नहीं है। फाइन। अगर आपके पास पहले से जॉब एक्सपीरियंस है मोर देन 1 ईयर का, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइन। इट शैल नीदर बी ऑब्लिगेटरी
ऑन द पार्ट ऑफ अ बैंक टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला, बैंक कोई भी जॉब ऑफर नहीं करता है यहाँ पे आपको, ठीक है। दे बैंक डज नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एनी apprentice who has completed the period of apprentice training, nor shall it obligatory on the part of the apprentice to accept an employment. द अप्रेंटिस शेल हैव नो राइट टू क्लेम एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि बैंक ने हमें जॉब ऑफर नहीं की, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया है कि दिस इज एन अप्रेंटिस नॉट अ जॉब। फाइन। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा। एनी रिजल्टेंट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस शेल बी सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शंस इन कोर्ट्स इन पुणे ओनली। ये जो है, उसके बाद यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दे रखा है। मिनिमम तो मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। फाइन, ये आपने देख लिया यहाँ पे 28 ईयर्स। फाइन। उसके बाद ये एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप 30th और जुलाई तक 2024 तक एज को जो कैलकुलेट करेंगे, कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स वो है जून तक, 30th ऑफ जून तक 2024 तक आप जो है कैलकुलेट करोगे। फाइन। आप मतलब आपका जो रिजल्ट है वो सारा डिक्लेयर्ड हो चुका हो, 10th का, 12th का और जो भी ग्रेजुएशन का भी है। उसके बाद ये है कि आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, बैंक के थ्रू ऑनलाइन मोड्स हैं, ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक भी मैंने आपको बता दिया है और मैं प्रोवाइड भी करा दूंगी आपको। फाइन। कैंडिडेट द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपियरिंग ऑन द मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। मतलब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ आपके पास हो। कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 10+2 और डिप्लोमा एग्जामिनेशन कैंडिडेट 2 डेसिमल इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी कि जो परसेंटेज आपको फिल करनी है वो अप टू 2 डेसिमल तक यहाँ पे फिल करनी है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। फाइन। अगर आपके ओजीपी है, सीजीपी है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। आपके बोर्ड में जिस तरीके से कन्वर्जन का करते हैं उस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स। ये परसेंटेज के कैलकुलेशन आप कैसे निकाल सकते हो। द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज टू अराइव विल बी इग्नोर्ड, दैट इज 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। उसके बाद ये रिजर्वेशन के बारे में बताया, ओसी कैटेगरी, लो विजन है, मस्कुलर डिसेबिलिटी है, उसके बारे में है। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी इंडियंस, नेपाल, वो नेशनैलिटी के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन द बैंक की वेबसाइट विथ 12th परसेंटेज, ठीक है, 12th की परसेंटेज या फिर डिप्लोमा की परसेंटेज। आपकी 12th की परसेंटेज है या फिर डिप्लोमा की परसेंटेज है। मेरिट लिस्ट ऑफ एंगेजमेंट अप्रेंटिस विल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज होगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड 12th में या फिर डिप्लोमा एग्जामिनेशन में। इन केस तो आपके 12th के बेसिस पे होगी या फिर आपके डिप्लोमा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयर डिप्लोमा मार्क्स slash percentage in the aggregate of all semesters or the year would be considered for preparing the merit list. अगर किसी बंदे ने डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो उसकी जो है डिप्लोमा की एग्रीगेट परसेंटेज ली जाएगी ऑल द सेमिस्टर्स की। फाइन। यहाँ पे बोल रखा है ना, their diploma marks or the percentage aggregate of all the semesters or year would be considered for preparing the merit list. Fine. कंप्यूटर मेरिट लिस्ट जनरेट होगी तो कोई डिस्क्रिपेंसीज वाली बात नहीं है यहाँ पे। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। मोर एलिजिबिलिटी डज नॉट इम्प्लाई द बैंक सेटिस्फाइड, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये स्टेट वाइज ही होगा। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बनेगी स्टेट वाइज फॉर 1 year। 1 year विल बी मेंटेन एंड कॉल द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑन द अकाउंट ऑफ unfilled positions, non-joining of the candidates. The finally selected candidates shall have to submit their application along with the requisite documents through web portal NATS. Initially they have to register themselves. सबसे पहले आपको NATS की जब आपको पता है जब भी हम अप्रेंटिस का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको NATS पे जो है लॉगिन होना चाहिए, NATS का पूरा फॉर्म आपका फिल होना चाहिए। The entire training program under the apprentice is controlled by the apprentice contract between the bank and the apprentice. The apprentice contract or the agreement should be sent to the apprentice advertisement. ये अप्रेंटिस के बारे में है, आपका इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। अप्लाई करने की बात मैंने बता दी, डिटेल गाइडलाइंस। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट आपको स्कैन करना है अपना फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ensuring that both the photographs and the signature, left thumb impression and the handwritten declaration adhere to the required specification given यहाँ पे नीचे दिया होगा। फाइन। कैंडिडेट शुड आपको आधार कार्ड भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आधार कार्ड फिल करना है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेंगे एक बार
जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप ऑनलाइन लिंक पे एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो आपको नेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही रजिस्टर करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जैसे यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको लिखना है अपने हाथ से। इन्होंने बोला है हैंड रिटन डिक्लेरेशन मस्ट बी इन द कैंडिडेट्स की हैंड राइटिंग, इंग्लिश ओनली। किसी और के द्वारा लिखा हुआ होगा, किसी और लैंग्वेज में होगा तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइन। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु कैन नॉट राइट, वो टाइप करवा सकते हैं, ठीक है। एंड पुट देयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इफ नॉट एबल टू साइन, अगर जो नहीं कर सकते। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये है, द एबव मेंशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन मस्ट बी इन कैंडिडेट्स की हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ओनली, शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, किसी और के द्वारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी और लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। फाइन। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैंड होना चाहिए, स्मच नहीं होना चाहिए। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। प्रोसीजर क्या है फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, देयर आर सेपरेट लिंक्स टू अपलोड द मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ 12th और डिप्लोमा, ठीक है, या तो आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने 12th किया है, और एंड ग्रेजुएशन। डॉक्यूमेंट्स सब पीडीएफ में अपलोड होंगे जिनका मैक्सिमम साइज 500 केबी है, ठीक है। तो उसके अंडर अंडर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फीस की बात करें, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी को 150 प्लस जीएसटी, एससी एसटी को 100 प्लस जीएसटी, पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको फीस पेमेंट नहीं करनी है। सब कुछ ऑनलाइन करना है। स्टार्टिंग डेट 14 अक्टूबर है, तो कल से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 24 अक्टूबर है। फाइन। उसके बाद जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे, अपना जो है प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल के रख लेना है। इनफैक्ट आपको हमेशा हर एग्जाम के 2 प्रिंट आउट्स निकाल के आपको हमेशा रखने हैं, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होती है, आप पासवर्ड भूल जाते हो या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो, तो आप उस प्रिंट आउट को एक बार अच्छे से देख सको। फाइन। सब कुछ ऑनलाइन है। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द सिग्नेचर्स एंड द फोटोग्राफ, यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में दे रखा है। पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और प्रिफरेबली वाइट होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता, सब कुछ इतना क्लियर लिखा होता है, फिर भी आप इतनी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं। कोई कहता है मैंने ब्लू बैकग्राउंड कर दिया, कोई कह रहा है मैंने रेड बैकग्राउंड कर दिया। इट इज रिटर्न भाई कि लाइट या वाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। इन आरआरबी एनटीपीसी ऑल्सो पीपल हैव डन सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स कि किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने गलत कर दिया। आप प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लिया कीजिए, उसको नोट डाउन किया कीजिए जब भी आप किसी फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर्स या डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे होते हैं। फाइन। तो इसमें कहा है कि अगर आप ग्लास पहनते हो तो मेक श्योर कि रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। तो विदाउट ग्लासेस भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैप्स नहीं होनी चाहिए, हैट नहीं होना चाहिए, डार्क ग्लासेस एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। रिलीजियस हेड बियर्स आर अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस। डायमेंशंस के बारे में भी यहाँ पे नॉट मोर देन 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 केबी टू 50 केबी, साइज फाइल मोर देन 50 केबी, आपको एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत। सिग्नेचर्स के बारे में भी ये चीज़ें दे रखी है। सिग्नेचर 10 टू 20 केबी का ही होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। कैंडिडेट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक से करना है, ठीक है। सेपरेट लिंक है, सेपरेट अप्लाई करना है। स्कैनिंग द फोटोग्राफ और सिग्नेचर, स्कैन कैसे करना है वो भी यहाँ पे बना है कि आपको अपने मोबाइल में स्कैनर डाउनलोड करना है, उसको यहाँ पे सेट करना है जिसका मिनिमम रिजोल्यूशन 200 डीपी हो, डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच। फिर उसको सेट करना है कलर को ट्रू कलर, फाइल साइज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मेंशन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डाउट यहाँ पे होना चाहिए। और आई होप सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा फॉर्म को फिल करने से पहले। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट। मैंने आपको बोला प्रिंट आउट की 2-3 कॉपी हमेशा निकाल के रखिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट आपको लगानी है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपकी आईडी प्रूफ के लिए आपके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी, कुछ भी ऐसा हो वो आपको चाहिए होगा। मार्कशीट चाहिए होंगे, सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एसएससी एग्जामिनेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो भी आपने किए हैं। अगर आप इनकम और एसेट सर्टिफिकेट आपको चाहिए अगर आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से हो। कास्ट का सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो। फाइन। एक्स सर्विस मैन हो तो उसका चाहिए डिस्चार्ज। पर्सन एलिजिबल फॉर एज का रिलैक्सेशन है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपकी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए। आई होप मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तब तक के लिए नमस्ते।